दोस्तों नमस्कार। सिर्फ 4 महीने पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिक्स को चेताया था ये कहते हुए कि खबरदार, आप अपनी कोई करेंसी लेकर बाजार में नहीं आएंगे, आप कोई अल्टरनेटिव करेंसी जारी नहीं करेंगे, आप इस तरह के हालात दुनिया के सामने बिल्कुल पैदा नहीं करेंगे जिससे डॉलर को कोई खतरा हो, क्योंकि डॉलर के ऊपर जरा सी भी आंच आएगी तो अमेरिका इसे सहन नहीं करेगा। और उन्होंने यहां तक कहा था कि ब्रिक्स डेड हो चुका है, ब्रिक्स का कोई मतलब नहीं है। उसी ब्रिक्स की बैठक आज शुरू हो गई ब्राजील में, और यह पहला मौका है कि ब्रिक्स की बैठक में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग नहीं पहुंचे और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी नहीं पहुंचे। तो क्या वाकई ब्रिक्स कमजोर हो गया है? उसका कोई मतलब नहीं है? क्योंकि फरवरी के महीने में जब अमेरिकी राष्ट्रपति धमका रहे थे, उस वक्त भारत सबसे पहले प्रतिक्रिया देते हुए सामने आया कि हमने कभी भी अल्टरनेटिव करेंसी का जिक्र ही नहीं किया। हम तो दरअसल इस बात का जिक्र कर रहे थे कि जो डिजिटल करेंसी होती है वो यूपीआई के जरिए किस तरीके से तेजी के साथ काम कर सकती है, लेकिन कोई अल्टरनेटिव करेंसी का जिक्र हमने नहीं किया। लेकिन याद कीजिए, जिस समय अमेरिकी राष्ट्रपति पद का चुनाव हो रहा था, यानी 2024 अक्टूबर का महीना, उस वक्त रूस के कजान शहर में ब्रिक्स की बैठक हो रही थी और उस बैठक के भीतर बाकायदा ब्राजील की तरफ से अल्टरनेटिव करेंसी का प्रस्ताव था। और चीन और रशिया ने खुलकर इस बात का जिक्र किया था कि अल्टरनेटिव करेंसी इसलिए जरूरी है क्योंकि हम पश्चिमी देशों के प्रभाव से मुक्त हो सकें। और चूंकि ब्रिक्स का अपना एजेंडा कहें या ब्रिक्स की अपनी एक्सरसाइज कहें या मकसद कहें, वो दरअसल दुनिया की आर्थिक शक्तियों का सामना करने के लिए विकासशील देशों को साथ लेकर आना है। और इसी कड़ी में 2024 में 6 देशों को शामिल किया गया, यानी पहले से 5 देश, जिसमें ब्रिक्स का मतलब बहुत साफ है: ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। लेकिन 2024 के वक्त जब पहली बार इस बात को खुले तौर पर मंच से कहा गया कि अल्टरनेटिव करेंसी लानी होगी, उस वक्त ईरान, मिस्र, इथोपिया, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और इंडोनेशिया को शामिल किया गया, यानी सदस्य देशों की तादाद बढ़कर 11 हो गई। और ब्रिक्स की अपनी पहचान सही मायने में अंतर्राष्ट्रीय तौर पर पश्चिमी देशों को चुनौती देने वाली हो गई, क्योंकि रूस और चीन की इकोनॉमी, ईरान का साथ, भारत का साथ, साउथ अफ्रीका का साथ, और इन तमाम परिस्थितियों में जो वर्ल्ड इकोनॉमी है उसका 28% यहीं पर है। जो कच्चा तेल भी होता है वह भी 44% ब्रिक्स के साथ खड़े देशों में है। हालांकि दुनिया की आबादी का 45% इसी ब्रिक्स के भीतर है, लेकिन इसके साथ एक दूसरा सच भी है। डॉलर के हिसाब से दुनिया चलती है और डॉलर स्विफ्ट यानी 2 देशों के बीच जो व्यापार होता है वह डॉलर के आश्रय होता है, अमेरिकी सिस्टम के जरिए चलता है। लेकिन आईएमएफ की रिपोर्ट ने भी बताया कि दरअसल ग्लोबल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वह सन 2000 में अगर डॉलर का 72% था तो वो घटकर 58% आ गया, यानी 72% से घटकर 58% हो गया है। इन सब के बावजूद भी ग्लोबल ट्रेड का जो पूरा इनवॉइस बनता है वो अभी भी डॉलर में दुनिया की करेंसी के साथ 88% डॉलर का ही बनता है। अब सवाल यह है, क्या वाकई फरवरी के महीने में जो चेतावनी अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने दी थी उससे डरकर चीन के राष्ट्रपति, रूस के राष्ट्रपति नहीं पहुंचे, और तो और ईरान के राष्ट्रपति भी नहीं पहुंचे, मिस्र के राष्ट्रपति भी नहीं पहुंचे, भारत के प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हैं, साउथ अफ्रीका के राष्ट्राध्यक्ष पहुंचे हैं, ब्राजील में तो है ही, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति पहुंचे हैं, और इसके अलावा इथोपिया, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात की मौजूदगी है। लेकिन यहीं से असल सवाल खड़ा हो रहा है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मंच के लिए जिस देश में यह सम्मेलन होता है उस देश के नेता की अंतर्राष्ट्रीय छवि होती है, और उस मंच से जो फैसले होते हैं उसके साथ
उस देश के नेता की पहचान अंतर्राष्ट्रीय तौर पर जुड़ जाती है। और जो संकेत निकल रहे हैं वो संकेत हैरान करने वाले इसलिए हैं क्योंकि एक बार फिर से जिक्र अल्टरनेटिव करेंसी का खुले तौर पर हो चला है और बाकायदा रूस की तरफ से ये संकेत दिए गए हैं कि चीन इसके लिए तैयार है और चीन अल्टरनेटिव करेंसी का पूरा प्रस्ताव इस बैठक में रखेगा। ब्राजील के नेता लूला जो वामपंथी हैं, अंतर्राष्ट्रीय तौर पर दुनिया के कई देशों को लगता है कि दरअसल ब्राजील या लूला के जरिए एक नई छवि गढ़ी जा सकती है। और जब चीन और रूस के राष्ट्राध्यक्षों की मौजूदगी नहीं, चीन के प्राइम मिनिस्टर पहुंचे हैं, रूस के विदेश मंत्री पहुंचे हैं, वो पहुंच चुके हैं, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंच चुके हैं, लेकिन इन सब के बीच क्या वाकई अल्टरनेटिव करेंसी को लेकर अमेरिका जो चिता रहा था, क्योंकि याद करेंगे तो 2023 में पहली बार इस बात का खुले तौर पर जिक्र हुआ था, कम से कम ब्रिक्स देश आपस में जो उन्होंने अपना ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक बनाया हुआ है उसके जरिए एक विस्तार तो इकोनॉमिकली होना चाहिए, और उस वक्त तमाम देशों ने समर्थन किया था। उस वक्त अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन थे, उन्होंने कोई चेतावनी नहीं दी, लेकिन 2024 में जिस वक्त अमेरिकी चुनाव थे उस वक्त जब अल्टरनेटिव करेंसी का जिक्र हुआ तो तुरंत आते ही और शपथ लेने के तुरंत बाद डॉलर को लेकर खुली चेतावनी ट्रंप ने दी थी। लेकिन इन सब के बीच बीते 24 घंटों में ब्राजील में क्या हो रहा है, अल्टरनेटिव करेंसी को लेकर क्यों ऐसी परिघटना लगातार आगे बढ़ रही है, और सवाल भारत का भी है। भारत अगर ब्रिक्स के साथ अल्टरनेटिव करेंसी में खड़ा हो जाता है, यानी उस प्रस्ताव पर साथ देता है, तो क्या होगा? क्या भारत के लिए भी इस वक्त अमेरिका के साथ बार्गेनिंग करने की एक बड़ी ताकत ब्रिक्स की अल्टरनेटिव करेंसी है? क्योंकि अमेरिका के साथ ट्रेड डील अभी तक फाइनल हुई नहीं है, और खुद कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने कहा है जो पूरी डील कर रहे हैं, उनका कहना है कि राष्ट्र हित से हटकर कोई कदम नहीं उठाया जाएगा, यानी डील हो या ना हो लेकिन राष्ट्र हित सर्वोपरि है। और इससे पहले कई मौकों पर हमने आपसे कहा है कि भारत के ऊपर सीधे सीधे 8 से 9 करोड़ छोटे और मंझोले किसान, इस देश का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर या लेबर यूनिट सीधे तौर पर प्रभावित होगी अगर अमेरिकी शर्तों के हिसाब से भारत ने इस ट्रेड डील पर मुहर लगा दी तो। लेकिन सवाल तो करेंसी का है, और वो करेंसी इस दौर में जो ब्राजील में हो रहा है, वो अलग अलग एजेंसी हो, अलग अलग देश हो, वर्ल्ड पॉलिटिक्स पर नजर रखने वाले समाचार एजेंसियों का समूह हो, और इन सब के बीच इकोनॉमिस्ट ही क्यों ना हो, ये सभी संकेत खुले तौर पर दे रहे हैं। दरअसल ब्राजील में जो सम्मेलन है इसमें अल्टरनेटिव करेंसी उभर सकती है, चाइना इसे लागू करवा सकता है, और चाइना के राष्ट्राध्यक्ष की नहीं मौजूदगी ये एक स्ट्रेटेजिक कदम है। रूस के राष्ट्रपति जुड़ेंगे लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे, लेकिन ये संकेत इसलिए भी बड़े हैं कि क्या इसको डिप्लोमेटिक तरीके से रूस और चीन और ईरान ने चीजों को आगे बढ़ाया है, क्योंकि अब ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई भी बंकर से निकलकर सामने आ चुके हैं। लेकिन पहले देखिए जो बहस इकोनॉमी को लेकर और जो बहस इकोनॉमी से जुड़कर ब्रिक्स की करेंसी को लेकर चल रही है, वह क्या कह रही है सोशल मीडिया में और बाकायदा कैमरे पर। A moeda BRICS, a nova moeda de reserva. Um economista russo me deu essa nota, e é claro que é só um símbolo, porque se for criada uma nova moeda de reserva pelo grupo, ela não terá a forma de papel moeda, será uma moeda digital. E é importante notar que ela não será, ao contrário do que se diz, para minar a ideia, uma moeda única. अगर ब्रिक्स अपनी इकोनॉमी
को संभालने के लिए अपनी करेंसी का जिक्र कर देता है, यानी ब्रिक्स देशों के बीच आपसी व्यापारिक संबंध और उसके जरिए जो भी ट्रेड होगा उसमें डॉलर में भुगतान नहीं होगा, तो एक झटके में जो ईरान पर प्रतिबंध है, जो रूस पर प्रतिबंध है, वो सब कुछ ना सिर्फ बेअसर हो जाएगा बल्कि अमेरिकी इकोनॉमी पर इसका असर जबरदस्त तरीके से पड़ेगा। और ये एक ऐसे हालात होंगे जो शायद सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ऐसी स्थिति अमेरिका के सामने कभी नहीं आई होगी। अगर ऐसी स्थिति बन जाती है तो सवाल इसमें दूसरे देशों का नहीं, क्योंकि कतार में जो देश खड़े हैं उसमें ब्राजील ने सबसे पहले 2023 में इस बात का जिक्र किया था ब्रिक्स की बैठक में। उस वक्त भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट करके कहा था, बिल्कुल ब्रिक्स का विस्तार होना चाहिए, इकोनॉमी के जरिए डेवलपिंग स्टेट और पुअर स्टेट को आगे बढ़ाने की सोच होनी चाहिए। साउथ एशिया के भीतर भारत की मौजूदगी और खासतौर से एशियाई देशों के भीतर इनकी अपनी करेंसी बड़ी मायने रखेगी और पश्चिमी दबाव से मुक्त हो और ब्रिक्स अपने तौर पर एक मजबूत स्तंभ के तौर पर नजर आए, इस दिशा में लगातार बातें कही गई। लेकिन मौजूदा परिस्थिति में अगर ब्रिक्स के खड़े देशों को समझिए तो सिर्फ एक भारत ही है जो अमेरिका के सबसे करीब है, या कहें इजराइल और ईरान के युद्ध के वक्त, या कहें रूस और यूक्रेन के युद्ध के वक्त भारत की भूमिका इजराइल के पक्ष में रही। इजराइल की भूमिका भी पहलगाम की आतंकवादी घटना के वक्त भारत के पक्ष में रही। लेकिन अगला सवाल यह भी है कि ईरान सदस्य बन चुका है, 2023 में अप्लाई किया, ऑफिशियली 2024 कजान में रशिया में ईरान को शामिल कर लिया गया। ईरान की भूमिका, चीन की भूमिका, रशिया की भूमिका और इन सब के बीच साउथ अफ्रीका की भूमिका भी भारत की तरह अमेरिका के अनुकूल नहीं है। और जो देश इस कतार में बाकी शामिल हुए हैं वह भी उस तरीके से अमेरिकी इकोनॉमी के साथ खड़े हैं, यह कोई कह नहीं पाएगा। इवन इस दौर में कम से कम जो संयुक्त अरब अमीरात या सऊदी अरब है या मिस्र है, उनके भीतर भी ईरान और इजराइल के युद्ध के बाद इजराइल को लेकर जो सवाल हैं वो उसे कटघरे में खड़ा करते हैं। कल इजराइल के राष्ट्रपति नेतान्याहू वाशिंगटन में होंगे, अमेरिकी राष्ट्रपति से बात कर रहे होंगे। कल यह बात रखी जाएगी ब्रिक्स के भीतर में कि रास्ता किधर जाएगा। भारत ने 2023 की तारीख जिस दिन समर्थन किया था वह थी 24 अगस्त 2023 को, लेकिन 30 जून 2025 को इंडिया पूरी तरीके से रिजेक्ट करता है ब्रिक्स के ज्वाइंट करेंसी को लेकर। इसका खुला जिक्र भी किया गया। यानी एक मैसेज है कि ब्रिक्स को लेकर यह सम्मेलन कितना महत्वपूर्ण है अगर यह अल्टरनेटिव करेंसी के तौर पर सामने उभरकर सामने आ जाता है तो। लेकिन इसके बाद का अगला सवाल है, क्या इस पूरे दौर में रशिया यूक्रेन के बाद इजराइल और ईरान का युद्ध और इन सब के बीच आज बैठक जब हो रही है इजराइल और गाजा के बीच कतर में, और यह मैसेज बहुत साफ है कि अब वह भी सीजफायर हो चुका है और उस पर अब सिर्फ समझौते होने हैं, फाइनल मुहर लगेगी और उसके बाद नेतान्याहू कल जब बैठेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ तो एक बिल्कुल नई व्यू रचना उन्हें भी कम से कम मिडिल ईस्ट को लेकर या वेस्टर्न एशिया को लेकर या साउथ एशिया को लेकर करनी ही है। और उससे पहले क्या ब्रिक्स यह निर्णय ले लेगा? अगर ब्रिक्स यह निर्णय लेता है और भारत किस पोजीशन में होता है, क्या उस संयुक्त बयान में साथ खड़ा होगा, नहीं होगा? और ऐसी स्थिति क्यों है? और जब ट्रेड डील अमेरिका के साथ अभी भी फाइनलाइज नहीं है तो क्या भारत इसे अपने बार्गेनिंग हथियार के तौर पर या इंटरनेशनल कूटनीति या डिप्लोमेसी के तौर पर अमेरिका के साथ दो दो हाथ करने को तैयार हो जाएगा? क्योंकि रूस के साथ हथियारों को लेकर निकटता, कच्चे तेल को लेकर रशिया के साथ की निकटता, कच्चे माल को लेकर चीन के साथ की निकटता और गैस और तेल को लेकर जो ईरान के साथ पाइपलाइन बिछाने का दौर है, मिडिल ईस्ट के देशों की सहमति जिस तरीके से ईरान को लेकर है, इन तमाम बीचों के बीच हमें लगता है आपको एक क्षण के लिए फरवरी 2025 में जब पहली बार ब्रिक्स को लेकर ट्रंप से यह सवाल पूछा गया था कि अगर डॉलर के पैरेलल में कोई अल्टरनेटिव इकोनॉमी लेकर, अल्टरनेटिव करेंसी लेकर ब्रिक्स आ जाएंगे तो आप क्या करोगे?
In the past, you have spoken against BRICS. India is part of BRICS. Do you want to dismantle BRICS, or US want to be part? I don't care, but BRICS was put there for a bad purpose, and most of those people they don't even want to talk about it now. They're afraid to talk about it because I told them if they want to play games with the dollar, then they're going to be hit with a 100% tariff the day they mention that they want to do it. And they will come back and say, we beg you not to do this. BRICS is dead since I mentioned that. BRICS died the minute I mentioned that. And I remember when Obama and Biden in particular, I guess he said that, they have us over a barrel. They don't have us over a barrel. We have them over a barrel. If BRICS wants to play games, those countries won't trade with us. We won't trade with them. And if any trading gets through, it'll be 100% tariff at least. अब अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा तो जरूर कि ब्रिक्स डेड है और कोई भी नई करेंसी ब्रिक्स अपने व्यापार के लिए भी जारी नहीं कर सकता है, उसे डॉलर के सहारे ही चलना होगा। लेकिन जो संकेत हैं उसमें हो सकता है इसी बैठक में न्यू ब्रिक्स सपोर्टेड पेमेंट सिस्टम पर मोहर लग जाए। पेमेंट सिस्टम यानी आपस में जिसका जिक्र इकोनॉमिस्ट कर रहे हैं कि दरअसल यह एक डिजिटल इकोनॉमी होगी और उसका एक कोड होगा जो ब्रिक्स से जुड़े हुए देशों को उस कोड को दिया जाएगा, यानी कागज के तौर पर यह कोई नोट डॉलर की तर्ज पर नहीं होगा, यह ब्रिक्स देशों के आपसी व्यापार को लेकर होगा। मैसेज क्या निकलेगा अगर ऐसा हो जाता है? एक झटके में अमेरिकी डॉलर को सबसे बड़ी चुनौती मिल जाएगी। एक झटके में पूरा स्विफ्ट सिस्टम जो है, जो बैंकों के बीच आदान प्रदान का और दुनिया भर में तमाम करेंसी का जो भेजा जाता है एक दूसरे को, जो पूरा स्विफ्ट सिस्टम है, वह शेक कर जाएगा और इन सब के बीच डॉलर के दिल पर यह सीधा प्रहार होगा। यानी अमेरिकी अधिपत्य जो डॉलर के आश्रय चलता है, उस लिहाज से वह सीधी सीधी चुनौती होगी और पश्चिम नियंत्रण से मुक्त, जिसका जिक्र अब चीन कर रहा है कि पश्चिम नियंत्रण से मुक्त इकोनॉमी को होना चाहिए, इसीलिए एक नए अंतर्राष्ट्रीय भुगतान नेटवर्क को खड़ा करने की जरूरत है। और इतना ही नहीं, यह भी मैसेज दिया गया कि अब हम वाशिंगटन द्वारा ब्लैकमेल नहीं होंगे और दुनिया भर में उभरती हुई शक्तियां प्रतिबंध से खुद को मुक्त कर रही है, तो ऐसे में जो इंटरनेशनल ट्रेड होगा उसमें वैकल्पिक मुद्रा यानी अल्टरनेटिव करेंसी का उपयोग करना शुरू किया जाएगा और इसका जिक्र ब्रिक्स के भीतर होगा। यानी दुनिया के भीतर जो आर्थिक परिस्थितियां बदल रही है और खास तौर से इजराइल और ईरान को लेकर जो ब्रिक्स के भीतर वातावरण बना है, उसमें यह मैसेज मिडिल ईस्ट और पूरे साउथ और ईस्ट एशिया को लेकर है, पूरे पश्चिम एशिया या कहें पूरे एशिया कंट्रीज को लेकर है। और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह इस दौर में इजराइल को लेकर अभी तक जो भावना अरब देशों में थी, वो इस युद्ध के बाद डाइवर्ट हुई है। इसीलिए यह सवाल बड़ा है और ईरान में कल ही जब वहां के सुप्रीम लीडर खामेनेई बंकर से निकलकर सामने आए, तो वो तस्वीर राष्ट्रीय तौर पर वहां प्रचारित की गई और पूरी दुनिया ने इस तस्वीर को देखा। आप भी देख लीजिए। पूरे अरब वर्ल्ड के भीतर यह तस्वीर एक नायक के तौर पर देखी गई और अंतर्राष्ट्रीय तौर पर कम से कम मुस्लिम देशों के भीतर खामेनेई नए नायक के तौर पर नजर आ रहे हैं। और शायद इसीलिए ब्रिक्स बैठक से पहले ईरान अब अपने आप को आर्थिक तौर पर मजबूत कैसे करना है, इस दिशा में वह अपनी बातों को भी रख रहा है और उसकी तरफ से जो प्रस्ताव है उसके मैसेज बहुत साफ हैं। अगर दुनिया के भीतर तमाम संस्थान कानून को न माने और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को दरकिनार कर दें, जैसा ईरान के परमाणु ठिकानों पर जब अमेरिकी हमले हुए और इजराइल ने जिस तरीके से हमले किए,
उसमें ना तो यूनाइटेड नेशन का चार्टर मैटर करता था और ना ही IAEA, जिसका काम है कि परमाणु ठिकानों पर निगरानी रखना और दुनिया को रिपोर्ट देना यूनाइटेड नेशन के जरिए। जब वही सारी चीजें नहीं चली तो इकोनॉमिकली हमको मजबूत होना पड़ेगा। यह मैसेज लगातार है, क्या ईरान इस दौर में परमाणु परीक्षण कर सकता है? लेकिन अब उससे बड़ा मैसेज यह है कि इकोनॉमिकली आपको कम से कम अमेरिका या पश्चिम देशों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। और इस पूरे इलाके में, खासतौर से वेस्ट एशिया में, इजराइल एकमात्र देश है जिसको खुली मदद अमेरिका करता है। यह सवाल ईरान अब अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी उठा रहा है और देश के भीतर भी इस सवाल को उठाकर खाड़ी देश या कहें मिडिल ईस्ट की कंट्रीज के बीच ये मैसेज कन्वे कर रहा है। वो चाहे सऊदी अरब हो, यूनाइटेड अरब अमीरात हो, बहरीन हो, कतर हो, तमाम देशों को वो मैसेज अपने तौर पर दे रहा है कि आपको अपनी इकोनॉमी को पुख्ता बनाने के लिए एक साथ खड़े होना होगा। लेकिन अगला सवाल यह भी है, इस बैठक में ईरान के राष्ट्रपति नहीं जा रहे हैं, इस बैठक में पुतिन नहीं है, इस बैठक में शी जिनपिंग नहीं है, इस बैठक के भीतर मिस्र के राष्ट्रपति नहीं है, इस बैठक में साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति हैं, खुद ब्राजील में है तो वहां पर मेहमान नवाजी करने के लिए लूला की मौजूदगी है। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति पहुंचे हैं, भारत के प्रधानमंत्री भी पहुंच चुके हैं। लेकिन यह भी एक मैसेज है कि इससे पहले तमाम बैठकों में अक्सर जो तस्वीर उभरती थी उसमें 5 देशों के तमाम राष्ट्राध्यक्षों की तस्वीरें रहती थी। इस बार उसमें से 2 महत्वपूर्ण राष्ट्राध्यक्ष नहीं हैं। पुरानी तस्वीरों को देखते देखते जब प्रधानमंत्री मोदी कल रात जब वहां पर पहुंचे ब्राजील में और आज जो बैठक में वो शामिल हो रहे हैं, तो जरा इन तस्वीरों को एक क्षण के लिए देख लीजिए। अगर ध्यान दें तो ब्रिक्स बैठक में प्रधानमंत्री मोदी सबसे कद्दावर नेता के तौर पर मौजूद हैं। और अगर ध्यान दें तो भारत का रुख या कहें प्रधानमंत्री मोदी का रुख ब्रिक्स की करेंसी को लेकर क्या होगा, शायद यह अंतर्राष्ट्रीय तौर पर हर देश को प्रभावित करेगा और खास तौर से अमेरिका को भी प्रभावित करेगा। लेकिन यहां पर एक सवाल सबसे महत्वपूर्ण यह है, भारत ने SCO की बैठक में पहलगाम और टेररिज्म का मुद्दा उठाया, लेकिन SCO जो कि चीन में बैठक हुई वहां पर पहलगाम और टेररिज्म का जिक्र वहां के पर्चे में नहीं किया गया, बयान में नहीं किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इनकार कर दिया हस्ताक्षर करने से। क्वाड की बैठक में टेररिज्म के मुद्दे पर क्वाड के विदेश मंत्रियों की सहमति बनी, यानी जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, तीनों विदेश मंत्री ने सहमति जताई, लेकिन किसी ने भी नाम पाकिस्तान का नहीं लिया। अब ब्रिक्स की बैठक है और ब्रिक्स की बैठक में क्या यह करेंसी वर्सेस टेररिज्म और पाकिस्तान होगा, यानी भारत चाहेगा कि वहां पर प्रस्ताव हर हाल में टेररिज्म और पाकिस्तान का जिक्र करते हुए हो? क्या यह सवाल महत्वपूर्ण है करेंसी के मद्देनजर, या फिर करेंसी के जरिए भारत ब्रिक्स की करेंसी वर्सेस डॉलर या कहें अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के साथ एक इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के दायरे में आकर खड़ा हो जाएगा और कहेगा हमको हमारे अनुकूल करना होगा, तब हम ब्रिक्स का साथ छोड़ेंगे, अन्यथा नहीं छोड़ेंगे? क्या यह स्थिति आ सकती है? क्योंकि रूस और चीन के राष्ट्राध्यक्ष का ना होना और भारत के प्रधानमंत्री की मौजूदगी संकेत तो खुले तौर पर देती है कि ब्राजील अपनी छवि को और वहां के नेता लूला अपने आप को अंतर्राष्ट्रीय तौर पर रखने के लिए एक ऐसा दांव इस बैठक में जरूर चलेंगे जिससे इस बैठक के फैसले गैर मौजूदगी पुतिन की और शी जिनपिंग की बावजूद इसके उनका कद बढ़ जाए, और यह कद अमेरिका को चेतावनी देते वक्त ही बढ़ सकता है। इसके भी खुले संकेत हैं। मैसेज खुले तौर पर 3 हैं।
पहला बड़ा मैसेज, क्या वाकई चीन इस बैठक में अल्टरनेटिव करेंसी या फिर कहें जिस आपस के भीतर व्यापार करने के लिए जो सपोर्टेड पेमेंट सिस्टम है वो न्यू ब्रिक्स की डिजिटल इकोनॉमी के जरिए सामने लेकर आएगा? दूसरा सवाल, ऐसे में अमेरिका की प्रतिक्रिया क्या होगी? क्योंकि उस पर सहमति ईरान की भी होगी, जो ब्रिक्स में सहमति अगर बनती है तो, और ईरान पर सहमति होगी, और कल ही बैठक नेतान्याहू और ट्रंप के बीच व्हाइट हाउस में है। वहां से लेकर क्या इस दौर में जो न्यूक्लियर वार को लेकर या न्यूक्लियर हथियारों को लेकर जो सवाल इजराइल अभी भी ईरान को कटघरे में खड़ा कर उठा रहा है, क्या उस दिशा में एक बार फिर कदम बढ़ जाएंगे? यानी अमेरिका और इजराइल एक बार फिर वेस्ट एशिया में सामरिक युद्ध की दिशा में बढ़ जाएंगे? और इन सब से हटकर एक तीसरी परिस्थिति है, क्या ये वाकई ब्रिक्स की बैठक अंतर्राष्ट्रीय तौर पर एक अंतर्राष्ट्रीय ध्रुवीकरण नए सिरे से खड़ा कर सकती है? शायद दुनिया की नज़र इसी बात को लेकर है, क्योंकि यह उस इकोनॉमिक वार की दिशा में बढ़ते हुए कदम है जो ट्रेड वार से भी एक कदम आगे है। यानी इससे पहले सामरिक युद्ध महत्वपूर्ण माने जाते थे, ट्रंप ने उसकी दिशा बदली और ट्रेड वार में पूरी दुनिया को ले गए। अब उससे एक कदम आगे बढ़कर अगर डॉलर के समानांतर एक ब्रिक्स करेंसी इजाद हो जाती है तो यह ट्रेड वार से भी आगे की स्थिति होगी। जाहिर है सबकी नज़र ब्रिक्स पर इसीलिए है और भारत के प्रधानमंत्री की मौजूदगी इसीलिए सबसे महत्वपूर्ण हो चली है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।